जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से क्लास 8 के अध्याय 5 में। यह बुक जियोग्राफी है, मतलब भूगोल का बुक है। नए लोगों को मैं बता दूं, इस वीडियो में आप JCERT कक्षा 8 के जियोग्राफी को पढ़ेंगे, जिसका अध्याय 5 है और टॉपिक आप देख रहे हैं उद्योग टॉपिक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने जो भी तैयारी झारखंड के एग्जाम का कर रहे हैं उसका तैयारी को आप बहुत स्ट्रांग बनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को ना बड़ा बनाते हुए। पुस्तक की कहानी, पुस्तक की क्या कहानी है उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, वर्ग कक्षा 6 में प्रवेश करते ही शिक्षक ने बच्चों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि जो पुस्तक आप पढ़ते हैं वो 3-4 लंबी प्रक्रियाओं से होकर आप तक पहुंचती है। क्वेश्चन अच्छा है। जैसे ही छात्र लोग अपने कक्षा में प्रवेश किया, शिक्षक ने बच्चों से तुरंत प्रश्न किया कि आपको पता है जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं वो कितनी प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस है। यही तो पुस्तक बनने की प्रक्रिया जो है वृक्ष, बांस एवं अन्य घास से शुरू होती है। इन्हें काट कर कागज मिल में भेजा जाता है, जहां पर इसे लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। पुस्तक बनाने की प्रक्रिया जो है, कैसे बनती है पुस्तक? तो घास से बनती है, पेड़ से बनते हैं, पेड़ के पत्ते से बनते हैं। ठीक है, तो इससे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये सभी चीज जो है वृक्ष वगैरह घास वगैरह काट करके जो है कहाँ पे कागज के मिल में भेजा जाता है, जहाँ पर कागज बनते हैं वहां पर उसे लुगदी में परिवर्तित किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद इसके विभिन्न रसायनों के साथ मिलाकर मशीनों की मदद से कागज में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, रसायन मिला करके इसमें कलर डाले जाते हैं और अलग अलग कागज बनाए जाते हैं। कागज को छापा खाना में भेजा जाता है। छापा खाना का मतलब क्या? पेपर जहाँ पे बन रहे होंगे, पेपर अखबार जहाँ पे छपते हैं या फिर जहाँ पे पुस्तक छापे जाते हैं वहां पर भेज दिया जाता है, जहां से पुस्तक छपकर बाजार में आती है। अंत में यह आपके हाथ में होती है। अंत में उस कक्षा में जो बच्चे थे उसके हाथ में यह पुस्तक था। लकड़ी को कागज के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया जिस उद्योग के माध्यम से होती है उसे हम कागज उद्योग कहते हैं। यह लकड़ी से कागज के रूप में परिवर्तित करने की जो क्रिया होगी, यानी जो उद्योग है उसको हम क्या बोलेंगे? कागज का उद्योग बोलते हैं। उसी तरह लोह अयस्क से लोहा बनाने के उद्योग को हम क्या बोलते हैं? लोह अयस्क मतलब लोह उद्योग बोलते हैं। कपड़े बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कपड़ा उद्योग हम बोलते हैं। आगे है, आप जानते हैं प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल से निम्नलिखित वस्तुओं के उत्पाद को ही द्वितीय क्रिया कहते हैं। हम लोगों ने पिछले कक्षा में ही पढ़ा है कि द्वितीय क्रिया क्या होती है। तो प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल से जो भी निर्मित वस्तु हम बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीय क्रिया बोलते हैं। इसको इस तरह समझिए, प्राथमिक क्रियाओं में सिर्फ प्राकृतिक चीजें आती है, जैसे कि घास हो गया, जैसे कि कृषि के अनाज हो गए, फिर खनन की चीजें हो गई, ये सभी प्राथमिक क्रिया में आता है। अब हम क्या किए, चावल निकाले। अब चावल से हम कोई और उत्पाद बना दें, जैसे गेहूं से हम बिस्किट बना देते थे, तो क्या बन गया? वो द्वितीय क्रिया में आ गया। अगर चावल को डायरेक्ट हम बना के खा लिए, गेहूं को बना लिए, तो प्राथमिक क्रिया में ही है। लेकिन अगर उससे और उत्पाद बना दिए, हम बिस्किट ब्रेड वगैरह बनाने लगे, तो वो द्वितीय क्रिया में आ जाता है। तो वही है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्योग एक द्वितीय क्रिया है, जिसका उद्देश्य मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का भी उत्पादन करना है। द्वितीय क्रिया में आ जाते हैं वो लोग जिसमें हम प्रथम क्रिया से उसको रूपांतरित करके जब हम कुछ नए प्रोडक्ट बनाते हैं तो द्वितीय क्रिया में आ जाता है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि मानवीय जरूरतों को, देखिए मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, यानी मानवीय जरूरतों को जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हम ये सब चीजें करते हैं। किसी भी देश के तीव्र विकास के लिए उद्योगों का विकास होना बहुत जरूरी है। आइए विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में हम जानेंगे। अब किसी भी देश का विकास तभी होगा जब वहाँ पे उद्योग होंगे। उद्योग होगा तो लोग उद्योग में काम करके जो है अपनी आर्थिक मजबूती प्राप्त करेगी, अपने बच्चे का भरण पोषण करेगा,
तो उद्योग होना बहुत जरूरी है। अब उद्योगों का वर्गीकरण जो है यहाँ पे किया गया है। उद्योगों का वर्गीकरण समझते हैं इसको। 3 आधार है इसका उद्योग के वर्गीकरण का, एक कच्चा माल, एक आकार, एक है स्वामित्व। अब इसके कच्चा माल, आकार और स्वामित्व जो है उसको आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन आगे है कच्चा माल के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। कच्चा माल मतलब जो है डायरेक्ट आपको मिल रहा है, कोई परिवर्तन किए बिना, वो कच्चा माल में ही आ जाएगा। तो उसमें से एक हमारा है कृषि आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योग कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों या कृषि सहवर्ती उत्पाद का उपयोग करते हैं। चीनी उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। कृषि देखिए, डेयरी उद्योग हम लोग कर रहे हैं, बकरी वगैरह पाल रहे हैं, तो उसको हम किसमें रखते हैं? कृषि में ही रखते हैं। चमड़ा का जानवर पाल रहे हैं और चमड़ा उत्पादन कर रहे हैं, तो उसको हम किसमें रखते हैं? वो भी कृषि के अंतर्गत आता है। अब चीनी उद्योग में जो है, इसमें भी कृषि के अंतर्गत आता है। अब सूती उद्योग हम लोगों ने किया, पहले सूती का उत्पादन किया, कृषि किया कपास का, उसके बाद हम इसे कपड़े बना रहे हैं, तो ये किसमें आ जाएगा? द्वितीयक उद्योग में आ जाएगा। डेयरी दूध से अगर हम मक्खन निकाल करके और चॉकलेट वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, तो वो द्वितीयक में आ जाएगा। अब दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। दूसरा समझते हैं, इसको प्राथमिक उद्योग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट बोला है कि प्राकृतिक रूप से जो हमें डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक या मतलब उद्योग बोलेंगे। जैसे कि लोह अयस्क हमने निकाला पृथ्वी से, अब उसको शुद्ध करके छड़ बनाए हैं, तो वो हो गया द्वितीयक क्रिया। लेकिन डायरेक्ट हम निकाले हैं अयस्क के रूप में, वो हो गया प्राथमिक क्रिया। ये खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इनके उत्पादों को अन्य उद्योगों की स्थापना एवं कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग इस प्रकार के ही उद्योग हैं। खनिज उद्योग में हम इसको देखेंगे। अब समुद्र आधारित उद्योग क्या है उसको समझते हैं। इस प्रकार के उद्योग समुद्र से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग इसके उदाहरण है। अब समुद्र से डायरेक्ट हम लोग को मछली मिल रहा है, उसको हम लोग खा रहे हैं, ये तो कच्चे माल के उदाहरण है। अब उससे हम तेल बना करके बेच रहे हैं, तो वो द्वितीयक उद्योग में आ जाएगा। लेकिन द्वितीयक किस में आ जाएगा? द्वितीयक क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अभी तकनीकी आधारित उद्योग यहाँ पे दिए हुए एग्जाम्पल, उसको समझते हैं। इस प्रकार के उद्योगों में तकनीक की प्रधानता रहती है। मोबाइल उद्योग, कंप्यूटर निर्माण उद्योग इसके उदाहरण है। आगे इसको समझेंगे। तकनीक आधारित यानी जैसे कंप्यूटर से हम किसी चीज का उद्योग कर रहे हैं, मतलब जैसे मछली वगैरह बेच रहे हैं, सारा डाटा आप कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं, उसको हिसाब रख रहे हैं। मोबाइल उद्योग, मोबाइल से भी आप उद्योग के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो ये हो गया तकनीक आधारित उद्योग। एक होता है फूड लूज उद्योग। विभिन्न प्रकार के उद्योगों से प्राप्त उत्पादों को मिलाकर एक नए उत्पाद का निर्माण इस प्रकार के उद्योगों में किए जाते हैं। ये उद्योग उच्च कुशलता का उपयोग करते हैं। स्टेबलाइजर बनाना, रेडीमेड कपड़े का निर्माण इसके उदाहरण है। अब फूड लूज उद्योग किसको बोलते हैं? जैसे द्वितीयक उद्योग हमने बना लिया, द्वितीयक क्रियाएं बना ली, बहुत सारी चीजें हमने प्राथमिक क्रिया से द्वितीयक क्रिया बना लिया। अब हम उससे क्या कर रहे हैं? उसी का सारा निर्माण कर, जैसे बैटरी द्वितीयक क्रिया में आएगा, उसका कुछ भाग ले लिए, हम बैटरी ले लिए। और भी जितने प्रकार के उद्योग हैं, उससे कुछ कुछ ले करके अगर हमें नया निर्माण करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फूड लूज उद्योग बोलेंगे। अब जैसा कि अभी हमने यहाँ पर यह जाना, कृषि के जो है 4 प्रकार होते हैं, तभी तो हमने 3 प्रकार समझा है। चौथा प्रकार है वन आधारित उद्योग। अब जितने भी उद्योग हम बता रहे हैं, डायरेक्ट देखना, डायरेक्ट कृषि आधारित उद्योग जो है वह डायरेक्ट आपको मिलेंगे प्राथमिक उद्योग के रूप में, यानी प्राकृतिक से ही सारी चीजें मिलेगी आपको। वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में उन उद्योगों में होता है। कागज उद्योग, आयुर्वेद दवा उद्योग, लाह उद्योग इसके उदाहरण है। सारा चीज जो है वन से हम लोग को प्राप्त होते हैं। अब आता है आकार के आधार पर। अब आता है आकार के आधार पर उद्योग के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आकार के आधार पर मतलब क्या? कि उद्योग कितना बड़ा है, छोटा उद्योग है, बड़ा उद्योग है, या बहुत बड़ा उद्योग है। छोटे उद्योग में घर के लोग ही काम करते हैं, उससे थोड़े बड़े में जो है सो 4-5 मतलब कुछ लोग शामिल होकर के, बाहरी लोग आकर के काम करते हैं, और बड़े उद्योग में बहुत लोग काम करते हैं। उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें उद्योगों का वर्गीकरण निवेश की गई पूंजी
उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर आधारित किया जाता है। इसके अनुसार उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। क्या-क्या बोला गया? पहला, आकार को हम कैसे मानेंगे? पूंजी पर, कितना रुपया आप निवेश करेंगे। ज्यादा निवेश करें तो मतलब बड़ा उद्योग में आ जाएगा। और उद्योग में काम करने वाले लोग कौन है? अगर बड़ा उद्योग किए हैं तो सारा घर के काम नहीं करेंगे, बाहरी लोग भी आएंगे। इसके अलावा उत्पादन की मात्रा, कितना उत्पाद हो रहा है, इस पे ध्यान रख करके हम क्या करते हैं? इसके आकार का वर्गीकरण करते हैं। पहला उद्योग आ जाता है कुटीर उद्योग, उसको समझते हैं। इसके अंतर्गत कुशल कारीगरों के द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे टोकरी बुनाई, कितना होता है? फैमिली के लोग करते हैं। मिट्टी का बर्तन कौन करते हैं? घर के ही लोग करते हैं। अचार मुरब्बे बनाना कौन करता है? घर के ही लोग करते हैं। कुटीर उद्योग के उदाहरण है। कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग, ठीक है। अब आता है लघु उद्योग के बारे में समझते हैं। इस प्रकार के उद्योगों में कर्मियों की संख्या कुटीर उद्योग से अधिक एवं बृहत उद्योग से कम होती है। इसमें क्या होता है? जो कर्मी काम करने वाले लोग हैं, वो कैसा रहता है? वो कर्मी की संख्या कम होती है। किससे? बृहत उद्योग से, जो बड़ा उद्योग है उससे, और कुटीर उद्योग में कम लोग थे उससे अधिक रहेगा। इसमें छोटी-छोटी मशीनों का उपयोग होता है। रेशम बुनाई, हस्तकरघा उद्योग, दिया सलाई बनाना उद्योग इत्यादि जो है लघु लघु उद्योग के उदाहरण। इसमें बहुत कम लोग काम करते हैं। ये लघु लघु उद्योग के उदाहरण है। अगला आता है बृहत उद्योग, इसको समझते हैं, बड़ा उद्योग। बृहत उद्योगों में पूंजी का अधिक निवेश तथा उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। इसमें बृहत उद्योग में पूंजी ज्यादा लगता है और प्रौद्योगिकी का यानी वैज्ञानिक चीजों का जो है इसमें ज्यादा उपयोग होता है। मशीनों का ज्यादा उपयोग होता है और भी बहुत सारे जो तरीके हैं उससे उपयोग किया जाता है। बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं तथा वस्तुओं का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है। लोहा इस्पात उद्योग, भारी मशीन उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग बृहत उद्योगों के कुछ उदाहरण है। देखिए यहाँ पे जो भी चीज आपको दिखेंगे उद्योग में बड़ी मात्रा में इसका उद्योग होता है, बड़ी बड़ी मशीनों का। एक आदमी इसको नहीं कर सकता है। अब आता है स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर उद्योग को बांटा गया। यहाँ पर समझेंगे, सबसे पहले हमने यह देखा, उद्योगों का वर्गीकरण हमने पहले किया, कच्चे माल के आधार पर किया। दूसरा हमने किस पे किया? दूसरा हमने आकार पे, छोटा बड़ा कैसा है। और तीसरा अब हम कर रहे हैं स्वामित्व, यानी मालिक कौन है इसका, इसके आधार पे। तो इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्वामित्व के आधार पर इसका स्वामी कौन होगा, मालिक कौन होगा, उसके आधार पे। निजी क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग में कौन कौन आएंगे? इसका स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। भारत का वस्त्र उद्योग इसका उदाहरण है। निजी क्षेत्र के उद्योग क्या होता है? इसका मालिक जो है एक आदमी होगा या फिर एक व्यक्तियों का समूह जो है इसका संचालन करेंगे। ये निजी क्षेत्र में हो गया। निजी क्षेत्र में, निजी मतलब क्या हो गया? खुद का, खुद का। निजी मतलब खुद का। अब आता है दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? जो पब्लिक के लिए हो, सार्वजनिक रूप से हो उसको। इसका स्वामित्व का संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सभी चीजें जो है सरकार के द्वारा होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में है, सरकार की चीजें सबका हिस्सेदारी होता है उसमें, इस तरह से। अब आता है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। इसका स्वामित्व संचालन सरकार और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा संयुक्त रूप से होता है। उदाहरण है क्या है? मारुति उद्योग लिमिटेड। इसमें क्या है? संयुक्त उद्योग में क्या होता है? इस उद्योग में सरकार और कोई एक व्यक्ति या समूह दोनों मिल करके जो है इस उद्योग को चलाता है। कभी कभी क्या होता है, सरकार का कहना है कि नहीं, हम जो है खुद से इसको नहीं चला पाएंगे, तो क्या है, कोई दूसरे व्यक्ति या समूह जो है, जो बिजनेसमैन है, उसमें अपना निवेश करता है और उसका संचालन करता है और प्रॉफिट का बंटवारा दोनों में हो जाता है। समझ रहे हैं? संयुक्त रूप से, संयुक्त मतलब होता है मिल करके, जुड़ करके, ठीक है, होता है। अब आता है सहकारिता क्षेत्र के उद्योग। ऐसे उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन कच्चे माल के उत्पादकों एवं आपूर्तिकर्ताओं, कामगारों या दोनों के द्वारा होता है। सुधा डेयरी तथा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसके अच्छे उदाहरण है। सहकारी उद्योग में क्या होगा? इसमें कौन कौन संचालन करेंगे? तो इसमें देखिए, संचालन जो कच्चे माल दे रहे हैं, कच्चे माल कौन देगा? जैसे अगर हम डेयरी, सुधा डेयरी वाला दूध वाला है, तो इसमें जो है कच्चा माल कौन दे रहा है? जिसके घर में गाय और बकरी, गाय और भैंस पाला हुआ है, वो देगा दूध।
तो उसमें भी थोड़ा सा उसका भी क्या होता है, उसके बाद आपूर्ति करता है, जो आपूर्ति कर रहा है, जो काम कर रहा है, इन सभी का इसमें हिस्सेदारी होता है। इसका उदाहरण है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसके अच्छे उदाहरण है। अब उद्योगों का वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उद्योग है, उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। पहले है कच्चा माल के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है ऊपर में उसी को यहाँ पे दिखाया गया है टोटल। देखिए, पहले कच्चा माल के आधार पर कौन सा होगा, जो खनिज आधारित उद्योग होंगे, कृषि आधारित उद्योग होंगे। कृषि आधारित कौन कौन थे, कपड़ा का उद्योग जो था कृषि आधारित था, खेती वाला खाने वाला जो भी चीज होगा बिस्किट वगैरह सारा कृषि उद्योग था। दूसरा खनिज उद्योग, जैसे लोह हैस्क वगैरह हमने जमीन से निकाला वो सारा, समुद्र आधारित मछली पकड़ना ये सभी चीज, वन आधारित उद्योग लाह निकालना, दतवन वगैरह जो भी है उद्योग, इसका वन आधारित उद्योग हो जाएगा। अब दूसरा आता है आकार के आधार पर, कितना बड़ा और छोटा उद्योग है। पहला कुटीर उद्योग जिसमें घर के लोग ही काम करते हैं, लघु उद्योग जिसमें थोड़ा छोटा छोटा मशीन उपयोग होता है, कुछ लोग रहते हैं। बृहत उद्योग लघु उद्योग से बड़ा होता है। मालिकाना हक के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर जो है निजी क्षेत्र के उद्योग, जिसमें एक आदमी या तो कोई समूह काम करता है, इसमें कुछ पैसा लगाता है। सार्वजनिक उद्योग क्या होता है, जो सरकारी का हाथ में रहता है, सरकार के उद्योग। संयुक्त रूप में कौन सा उद्योग होते हैं, तो संयुक्त क्षेत्र में जिसमें सरकार और किसी एक कंपनी का टाइप रहता है, वो हो गया संयुक्त क्षेत्र में। तीसरा हो गया सहकारी उद्योग, इसमें वो उद्योग होते हैं जो प्राथमिक रूप से जैसे कृषि दूध उत्पादन वाला हो गया, दूध सप्लायर हो गया, ये सभी चीजें हो गया सहकारी उद्योग में। अब आता है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है उसको समझते हैं। पहला है उद्योगों की स्थापना के लिए कौन सी जगह सर्वोत्तम होगी। ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। जहां पर आप उद्योग स्थापित कर रहे हैं वहां का कैसा भूगोल है, वहां पर क्या काम करने वाले श्रमिक लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पानी की उपलब्धता है या नहीं, बिजली मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस जगह पर आप वो काम करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला है कच्चे माल की उपलब्धता। सबसे पहले कच्चा माल होना चाहिए, अगर उद्योग लगा रहे हैं तो भूमि सही होना चाहिए, जल, श्रम, पूंजी की आवश्यकता, शक्ति के साधन, संचार, परिवहन और बाजार उद्योग स्थापना के प्रमुख कारक है। ये सभी चीजें वहां होनी चाहिए, तभी उद्योग आप लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर बाजार नहीं है या तो परिवहन के साधन नहीं है, संचार के साधन नहीं है, तो आप कहीं उद्योग बना लेने से क्या फायदा, अगर कहीं दूसरी जगह बेच ही नहीं पाते हैं तो। शक्ति के साधन, अगर बिजली के साधन नहीं है और आप उद्योग लगा रहे हैं, बिजली का मशीन लगा रहे हैं, तो कैसे होगा, उद्योग चलेगा ही नहीं। ये है, उद्योगों की स्थापना उसी स्थान पर होता है जहां इनमें से अधिकतर कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। विभिन्न उद्योगों के कच्चे माल को बॉक्स में प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ पर उद्योग, सबसे पहले कच्चा माल, चीनी में क्या क्या चाहिए, गन्ना, चुकंदर, वनस्पति तेल में सोयाबीन, सरसों और सूर्यमुखी, सूती वस्त्र के लिए कपास चाहिए, जूट जो है पटसन, डायरी के लिए दूध की आवश्यकता है, चर्म के लिए जानवरों का चमड़ा, ऊन वस्त्र के लिए भेड़ और बकरियों के बाल रहना चाहिए। वहीं पर आप उद्योग लगा सकते हैं इन चीजों का। देश के पिछड़े क्षेत्रों के तीव्र औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार निवेशकों को विद्युत, परिवहन, संचार, कर आदि में छूट देती है। अब सरकार क्या करती है, चाहती है कि हमारे देश में उद्योग लगे ताकि लोग जो है गरीब लोग जाके उद्योग में काम कर सके, अपना जीवन यापन चला सके, और उसी उद्योग को हम दूसरे देश में बेच करके डॉलर कमा सके। ये एक सरकार का उद्देश्य होता है। इसके लिए सरकार क्या करते हैं, निवेशकों को, जो निवेश करना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, उसको विद्युत, परिवहन और संचार, कर आदि में छूट देती है। इन सभी चीजों में जो सरकार को जो टैक्स देना रहता है उसमें सरकार को छूट दे देती है कि आप लगाइए, हम ये छूट दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र के निवेशक पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना करते हैं। इससे क्या होता है, निजी क्षेत्र के यानी जो आप खुद से एक कोई अमीर आदमी वो अपना उद्योग लगाना चाहता है तो वो पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे सर पे सरकार का हाथ है, तो क्यों ना हम उद्योग लगाएं। अब आता है औद्योगिक तंत्र, इसको समझते हैं। कृषि की तरह ही औद्योगिक तंत्र में निवेश, परक्रम और निर्गत शामिल है। जिसे देखिए, निवेश के अंतर्गत कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल, परिवहन, विद्युत, अन्य अवसंरचनाएं शामिल होती है। ये निवेश में
ठीक है, ये सभी चीज आपको निवेश करना ही है। जबकि कई प्रकार की जटिल मशीनरी और मानवीय क्रियाएं जो है क्रियाकलाप परक्रम के अंतर्गत आते हैं और उद्योगों का अंतिम उत्पाद एवं उससे अर्जित आय निर्गत है। अगर आपने सबसे पहले समझिए कि निवेशक मतलब क्या हुआ, कच्चा माल आप जो है जो खरीद रहे हैं, आप मतलब उसमें अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, श्रम यानी अपना पूंजी लगा रहे हैं, आप पूंजी नहीं मतलब मेहनत लगा रहे हैं, वो भी तो एक निवेश हो गया। भूमि का जो लागत है, अगर आप किसी का भूमि लीज पर लिए हैं तो उसको पैसा देना पड़ रहा है, खरीदे हैं तो उसमें आप निवेश किए हुए हैं। जल परिवहन ये सब विद्युत में जितना है सब में आपको लगाना ही है। इसके अलावा प्रक्रम कौन कौन सा होगा ये सब चीजें बनाने का, तो इसमें जटिल मशीनरी और मानवीय क्रियाकलाप जो है प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे। ये सभी चीज बन जाने के बाद आप क्या करेंगे, उद्योगों का जो अंतिम रूप होगा उसको आप बेच करके जो अर्जित करते हैं पैसा को, वह निर्गत में आएंगे। चीनी उद्योग में गन्ना, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में गन्ना पेराई, गन्ने के रस, चीनी निर्माण प्रक्रम, जबकि चीनी जो हम खाते हैं उत्पाद है। ठीक है, चीनी उद्योग का यहाँ पे बात किया गया, उसको समझते हैं। चीनी उद्योग में गन्ना हो गया, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत जो है सब निवेश में आते हैं। जबकि प्रक्रम में कौन कौन से आते हैं, प्रक्रम में गन्ना पेराई, गन्ने के रस से चीनी निर्माण, ये प्रक्रम है। जबकि चीनी जो हम खाते हैं यह उत्पाद है। ठीक है, अब इन सभी चीजों को देख करके सभी देशों ने क्या किया, औद्योगिक प्रदेश की स्थापना की है। जैसे झारखंड में भी औद्योगिक प्रदेश बनाए गए हैं, भारत में भी टोटल औद्योगिक प्रदेश बनाए गए हैं, उसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन आते हैं, देखिए औद्योगिक प्रदेश में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां विभिन्न प्रकार के अनेक उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। ये एक दूसरे के विकास में सहायक होते हैं। कौन सा हो गया, औद्योगिक प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां विभिन्न प्रकार के अनेक उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और एक दूसरे के सहायक होते हैं। जैसे कि समझिए ये कि आपको शर्ट बनाने का एक तो उद्योग लगाना है, कपड़ा बनाने का उद्योग लगाना है, मतलब क्या शर्ट बनाना, जीन्स बनाना, ये सभी चीजों को बनाने का उद्योग लगाना है, तो आपके लिए कहाँ ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए अगर यहाँ पर आप अपना उद्योग लगा रहे हैं शर्ट वगैरह बनाने का, तो आपके लिए हेल्पफुल ये होगा कि आप उसी जगह उद्योग लगाएं जहां पर पहले से कपड़ा बनाने का मिल हो, जहां पहले से कपड़ा बनाने का मिल हो। क्यों, क्योंकि यहाँ से धागे से कपास से कपड़ा बनेगा और कपड़ा बन करके जो है डायरेक्ट कपड़ा आपको ट्रांसफर होगा, जहां पर आप इसको क्या करेंगे, काट करके सिल करके शर्ट वगैरह जितना बनाना है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर इतने दूर में, बहुत दूर में अगर कपड़ा का मिल हो, ये कपड़ा बनाने वाला कपास से, वहां से जो है आपको अपने जगह पे कपड़ा ले जाने में बहुत दिक्कत होगा, तो ये सहायक होता है, इसको समझ लीजिए। विश्व के कई क्षेत्रों में बड़े उद्योगों की स्थापना हुई है, ये क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित हुए हैं। विश्व के औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग में महान झील प्रदेश, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी एशिया में विकसित हुआ है। इन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जहां पे अनुकूल परिस्थिति मिलेगा, जिन जिन क्षेत्रों में, वहां पे उद्योग की स्थापना होगी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत में कोयला और महान झील प्रदेश के सुपीरियर झील में कच्चा लोहा पाया जाता है। इसके कारण यह क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक औद्योगिकीकृत क्षेत्र के रूप में विकसित है। कोयला भी मिल रहा है और लोहा भी मिल रहा है। अब क्या करेंगे, लोहा और कोयले का उद्योग लगेगा, लोहे का उद्योग वहां पर लगेगा। पानी तो सुपीरियर झील का ही है, बहुत ज्यादा छड़ वगैरह का निर्माण होगा, लोह चीजों का निर्माण होगा। झारखंड के मुख्य औद्योगिक प्रदेश यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए डाल्टनगंज आपको दिख रहा है, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, सिंदरी, रांची, जमशेदपुर, चाईबासा और राउरकेला। राउरकेला जो है ये आ जाएगा आपका किसमें, उड़ीसा में। आगे है, क्या पश्चिमी और पूर्वी यूरोप का औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित होने का आधार भी इस क्षेत्र में पाए जाने वाला कच्चा माल है। तो इस पर बात करेंगे हम लोग कि जो पश्चिमी पूर्वी यूरोप में जो उद्योग लगे हुए हैं, क्या उसका आधार सबसे पहले कच्चे माल ही है, इस पर बात करेंगे। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग होते हैं। इसमें सनराइज उद्योग में भारत में भी कई बड़े और छोटे औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, हुगली औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव औद्योगिक प्रदेश, बेंगलोर, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम और कोल्लम।
तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ये सभी चीजें 8 औद्योगिक प्रदेश भारत में आपको दिखेंगे। झारखंड के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो आपको छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश झारखंड राज्य में विस्तृत है। इस औद्योगिक प्रदेश के विकास का आधार खनिज पदार्थों की उपलब्धता है। यहाँ पे खनिज पदार्थ यानी कच्चे माल उपलब्ध है, इसीलिए यहाँ पे उद्योग लगे। इस क्षेत्र में लौह अयस्क भरपूर मात्रा में है, बॉक्साइड भी है, तांबा, यूरेनियम, चूना पत्थर तथा ऊर्जा के स्रोत कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस औद्योगिक प्रदेश में जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, घाटशिला, मुरी प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। जमशेदपुर तथा बोकारो में लोहा इस्पात उद्योग, मुरी में एल्युमिनियम उद्योग, घाटशिला में तांबा उद्योग का विकास हुआ है। झारखंड के संदर्भ में बताया गया है कि झारखंड में उद्योग इसलिए पनपा क्योंकि यहाँ पे लौह अयस्क है, कोयला की प्रचुर मात्रा है, बॉक्साइड है, तांबा है, यूरेनियम है, चूना पत्थर है, इसीलिए जो है यहाँ पर क्या हुआ, उद्योग पनपे हैं, वही बताया गया है। अब है विश्व के प्रमुख उद्योग, इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से विश्व के प्रमुख उद्योग है उस पर। विश्व में लौह इस्पात, सीमेंट, तेल शोधक, एल्युमिनियम, तेल शोधक कारखाना जो है, फिर एल्युमिनियम, फिर सूती वस्त्र, चीनी, जूट, चूना प्रौद्योगिकी, जिससे अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। इनमें लोहा इस्पात, खनिज आधारित, सूती वस्त्र, कृषि आधारित तथा सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक आधारित उद्योग हैं। समझ रहे हैं? तो ये सभी चीजें क्या क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, प्रमुख उद्योग यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले लौह इस्पात के बारे में बात करें, लौह इस्पात उद्योग के बारे में, तो देखिए लौह इस्पात उद्योग जो आधारभूत उद्योग है, इसके उत्पाद पर भी अन्य उद्योगों का विकास होता है। अगर लौह इस्पात उद्योग इसलिए आधारभूत उद्योग के रूप में कहा गया है क्योंकि सबसे पहले लोहा बना, शुद्ध करके हम बनाए लोहा को, उसके बन जाने के बाद ही हम और अन्य चीज लोहे का बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमको ट्रक बनाना है, गाड़ी वगैरह बनाना है, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लौह अयस्क को लाएंगे और उसको साफ करेंगे और लोहे का निर्माण करेंगे, इस्पात बनाएंगे। अब उसके उत्पाद से हम अन्य उद्योग को बना सकते हैं। कोई देश औद्योगिक रूप में कितना विकसित है, यह वहां के लोहा इस्पात उद्योग के विकास पर निर्भर है। बहुत बड़ी बात है कि कोई देश कितना औद्योगिक विकसित है, यह वहां के लौह इस्पात उद्योग के विकास पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि अधिकतर चीज आप देखेंगे देश में तो लोहे से ही निर्माण होता है। अगर लोहा ही किसी देश में नहीं होगा तो उस देश का विकास पूरी तरह से ठप हो जाएगा, बिल्डिंग वगैरह बनेंगे नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो वही है। आगे है लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, इसके लिए बहुत मुख्य कच्चा माल है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। श्रम, पूंजी, भूमि, परिवहन, इनके अन्य प्रमुख निवेश है। हमने अभी पढ़ लिया कि निवेश में क्या है, श्रम करना, पूंजी लगाना, ये सभी निवेश है। हमने क्या खर्च कर रहे हैं वो हो गया। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण में कई प्रक्रियाएं हैं। जैसे सबसे पहले कच्चा माल को भट्टी में डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद जहां वह प्रगलित यानी पिघलता है, पिघलाया जाता है, तत्पश्चात परिशोधन के बाद इस्पात प्राप्त होता है। परिशोधन मतलब शुद्ध करके। परगलन एक ऐसी प्रक्रिया है, यहाँ से परगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। जितना गलांक बिंदु है किसी धातु का, उससे अधिक क्या किया जाता है, जला करके, तपा करके जो है उसे शुद्ध करके बनाया जाता है। यह परगलन कहा जाता है। सन 1800 ईस्वी में के पूर्व लौह इस्पात उद्योग की स्थापना उन स्थानों पर की गई है जहां कच्चा माल, लौह अयस्क, जल एवं विद्युत शक्ति आसानी से उपलब्ध थे। उसके बाद 1950 तक इस उद्योग की स्थापना कोयला क्षेत्र, नदियों और परिवहन साधनों से प्रभावित थे। ये समय समय पर ऐसा होने लगा। 1950 ईस्वी बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्री बंदरगाहों के निकट समतल भूमि पर स्थापित होने लगे। क्यों? ताकि वहां पे बनने के बाद तुरंत हम क्या करें, बंदरगाह से दूसरे देश में बेच सकें। क्योंकि इस्पात उद्योग का कार्य उस समय बहुत विशाल हो गया एवं लौह अयस्क विदेशों से आयात होने लगे। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस, भारत विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पीटर्सबर्ग तथा बाल्टीमोर प्रमुख केंद्र हैं। पीटर्सबर्ग को विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है, याद रखेंगे। जापान का आंसान तथा वुहान, चीन का, जापान का टोक्यो तथा रूस का मैगिनटोगोक्स एवं
चालियाविक्स विश्व के प्रसिद्ध यानी बड़े इस्पात कारखाने हैं। यहाँ पर देखेंगे भारत के संदर्भ में बोला गया है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो रांची में है, HEC, झारखंड की राजधानी रांची में भारत सरकार द्वारा 1958 ईस्वी में इस संयंत्र की स्थापना की गई। इसकी स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया। पूछा जाता है कि इसके सहयोग से कब HEC का बनाया गया था। यहाँ 3 उत्पाद इकाइयां स्थापित है। पहला है फाउंड्री फोर्ज प्लांट, दूसरा हैवी मशीन और तीसरा है हैवी मशीन टूल्स प्लांट। इन इकाइयों में दूसरे उद्योगों के लिए मशीन, उपकरण और अन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? HEC में। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन उद्योग कहाँ पर? घाटशिला में। इसकी स्थापना 1924 में घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम में की गई। यह भारत का प्रथम तांबा उद्योग कारखाना है, उत्पादन कारखाना है। कहाँ पर? घाटशिला में। इसकी स्थापना देखिए हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी यानी हिंडाल्को मूरी में है। इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी के नाम से 1938 ईस्वी में की गई। यह रांची जिला के मूरी में स्थित है। यह भारत का दूसरा पुराना एल्युमिनियम कारखाना है। आगे आता है भारत में लोहा इस्पात उद्योग। इसको समझते हैं। भारत में इस उद्योग के विकसित होने के मुख्य कारक कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार है। तांबा एवं इस्पात उद्योग एक भारी तथा वजन ह्रास उद्योग है। बहुत ज्यादा वजनी होता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है इसमें। भारत में इन उद्योग का विकास छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में हुआ है। किसका? ये सभी चीजों का भी हमने पढ़ा झारखंड का। इस क्षेत्र के मुख्य इस्पात उद्योग जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला है। इसके अतिरिक्त भद्रावती, विजयनगर, विशाखापट्टनम, सेलम में भी इस्पात उद्योग के केंद्र विकसित किए गए हैं। कई कारखाने दूसरे देश के सहयोग से भी स्थापित किए गए हैं, जिसमें भिलाई का कारखाना रूस, राउरकेला का जर्मनी तथा दुर्गापुर का ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। जहां पर ये सभी चीजें उपलब्ध होगी, भूमि, जल, ऊर्जा, कोयला, वहां पर उद्योग लगते हैं। लोह इस्पात का उद्योग लगेंगे ही लगेंगे। आगे है जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर शहर एवं टाटा नगर रेलवे स्टेशन का नाम पड़ा है। एक चीज और है, अभी हमने पीटर्सबर्ग को देखा। अमेरिका का पीटर्सबर्ग जो है लोह इस्पात की राजधानी के रूप में विकसित है। उसी तरह जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। सन 1907 ईस्वी में जमशेदपुर टाटा के द्वारा स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर साकची नामक स्थान पर भारत के प्रथम औद्योगिक लोहा इस्पात उद्योग लगाया गया। ठीक है। और इस साकची का ही नाम बदल के जो है हम लोग जमशेदपुर के नाम से बोलते हैं, टाटा नगर के नाम से बोलते हैं। जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श भौगोलिक कारक उपलब्ध है। आदर्श भौगोलिक कारक यानी वहाँ का भूगोल उस तरह का है। अगर पश्चिम सिंभू से आप देखें तो डायरेक्ट वहां से लोहा मिल जाता है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी से पानी मिल जाती है। फिर जो है धनबाद, फिर पश्चिम बंगाल से जो है तुरंत वहां पे कोयला पहुंच जाता है। तो इसीलिए क्या है, आदर्श भौगोलिक कारक वहां पर उपस्थित है। उच्च कोटि का लौह अयस्क झारखंड के सिंहभूम तथा उड़ीसा के मयूरभंज जिले से प्राप्त होता है। कोकिंग कोयला झरिया तथा रानीगंज से प्राप्त होता है। चूना पत्थर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से तथा पानी स्वर्ण रेखा और खरकई नदी से प्राप्त होता है। कोलकाता बदरका यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी डायरेक्ट हम क्या करते सकते हैं, बेच सकते हैं सामान को। जहाँ एक अच्छा बाजार की भी उपलब्ध है। यह स्थान हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर स्थित है, जिससे परिवहन की सुविधा प्राप्त है। ठीक है। जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग विकसित होने के कारण वहां कई सहायक उद्योगों की भी स्थापना होगी। जैसे लोहा इस्पात उद्योग बना, उसके बाद क्या हुआ, लोहा से और चीजें जो बनने वाली चीजें हैं वहीं पे लगेगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि फायदा तभी है जहां पर एक उद्योग से मिलते जुलते उद्योग की स्थापना करें आप। तो देखिए क्या लगा, टाटा मोटर्स जिसमें लोहे से मोटर्स बनेगा उसको, तथा एग्रीको प्रमुख है। ये सभी चीजें वहां पे बनी। इन सहायक उद्योगों में रसायन, इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। समझ में आया? अब आता है पीटर्सबर्ग के बारे में समझते हैं।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्रमुख इस्पात केंद्र है। इसे विश्व की इस्पात राजधानी भी कहा जाता है, किसको? पीटर्सबर्ग को। इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए यहाँ अनेक सर्वाधिक उत्पादन है, सुविधाएं उपलब्ध है। इस उद्योग को कोयला पीटर्सबर्ग तथा लौह अयस्क मिनेसोटा के कारखाने से प्राप्त होता है। पीटर्सबर्ग को लोहा कहाँ से मिलता है? पीटर्सबर्ग से। और लौह अयस्क जो है मिनेसोटा के कारखाने से यहाँ प्राप्त होता है। मिनेसोटा से पीटर्सबर्ग तक लौह अयस्क का परिवहन ग्रेट लेक्स जलमार्ग के द्वारा होता है। इस कारखाना को ओहियो, मोनोगेहला और एल्धनी नदी से जल प्राप्त होता है। ये सभी चीजें जहाँ रहेगी वहां पे ही उद्योग लगते हैं, हमने बात किया हुआ है। निर्मित इस्पात के स्थल एवं जल दोनों मार्ग से बाजार में भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र में इस्पात उद्योग विकसित होने के कारण कोई अन्य उद्योग जैसे रेल पटरी उपकरण, भारी मशीन उद्योग इत्यादि स्थापित हुए, जो कच्चे माल के रूप में इस्पात का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे जानने योग्य बातें, ग्रेट लेक्स 5 झीलों के समूह का नाम है। ये सुपीरियर, हुरॉन, ओटोरिया, मिशिगन और ईरी है। यह विश्व के विकसित जलमार्गों में से एक है। अब अगला है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का बात करते हैं। वस्त्र निर्माण विश्व का सबसे पुराना उद्योग माना जाता है। हाँ, जब से मानव का उत्पत्ति हुआ, लोगों ने कपड़ा पहनना सीखा, तब से ही वस्त्र का निर्माण होना प्रारंभ हुआ है। वस्त्र निर्माण उद्योग में धागे को काटना, फिर बुनना इत्यादि क्रियाएं शामिल है। इस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या क्या हो सकता है? तो रेशा है। रेशा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक एवं एक कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा उसको हम बोलेंगे जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया। कृत्रिम रेशा क्या होता है? उनको हम लोग खुद बनाते हैं। कौन कौन से हैं प्राकृतिक रेशा? ऊन है, सिल्क, कपास आदि जो है प्राकृतिक रेशे हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रोलिक और रेयान कृत्रिम रेशे हैं। सूती वस्त्र उद्योग वस्त्र उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पूर्व तक सूती वस्त्र हस्तकताई एवं हस्तकरघों से बनाया जाता था। जब कल कारखाने के आविष्कार नहीं हुए थे, मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, उसमें सूती वस्त्र का लोग कैसे उपयोग करते थे? हस्तकताई से करते थे और हस्तकरघों से जो है इसका उपयोग करता था। औद्योगिक क्रांति एवं पावर लूप के आविष्कार के पश्चात इस उद्योग का पूरे विश्व में तेजी से विकास हो गया। जब औद्योगिक क्रांति आया तो लोगों ने क्या किया? इसका जो है पूरे तेज से पूरे विश्व में जो है जो फैलने लगा। विद्युत से चलने वाले करघों को पावर लूम कहते हैं। पूछा जाएगा कि विद्युत से चलने वाले करघों को क्या बोलेंगे? तो पावर लूम कहते हैं। कच्चा माल, शक्ति के साधन, सस्ता परिवहन, अनुकूल जलवायु, कुशल श्रम इसके प्रमुख कारक है। किसके? सूती वस्त्र उद्योग के। इस सारे में इसी तरह का जो है कारक लगते हैं। चीन, भारत, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। आगे है, भारत प्राचीन काल से अति उत्तम गुणवत्ता वाला सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन करने वाला प्रमुख देश रहा है। उस काल में भारत में हाथ से सूती वस्त्र का उत्पादन होता था। बहुत पहले से ही भारत में चलते आ रहा है, जबकि जूट का भी खेती बहुत पहले से भारत में होते आ रहा है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात पावर लूम के आविष्कार के कारण पश्चिमी देशों में बने कपड़े सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले होते थे। पहले भारत के कपड़ों की मांग बहुत ज़्यादा होती थी। मखमल कपड़े होते थे, पतले होते थे, हल्के होते थे, ठीक है। लेकिन जब पावर लूम का आविष्कार हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? पश्चिमी देशों वाले कपड़े की मांग ज़्यादा बढ़ने लगी और सस्ता भी होता था। इसलिए भारतीय सूती वस्त्र उद्योग प्रतिस्पर्धा में उनसे पिछड़ गए। भारत में सूती वस्त्र की पहली आंतरिक मिल 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में सबसे पहला सूती मिल का उद्योग कहाँ पे लगाया गया? तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहली आंतरिक मिल जो 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। प्रारंभ में इस उद्योग का विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात में तेजी से हुआ।
अनुकूल आर्द्र जलवायु तथा इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन इसका मुख्य कारण था, लेकिन तकनीकी विकास के कारण यह उद्योग देश के अन्य भागों में भी पनपा। वर्तमान समय में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कपास एवं शुद्ध पदार्थ है। क्या है? कपास एक शुद्ध पदार्थ है जिसका वजन वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में कम नहीं होता। जिसका वजन क्या होता है? जब वस्त्र निर्माण होता है तो उससे कम नहीं होता है, इसलिए इसे वजन सम उद्योग भी कहते हैं। भारत में अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, लुधियाना, पानीपत, पांडुचेरी सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन का मुख्य केंद्र है। कौन कौन सा है? तो ये सभी शहर जो है इसके प्रमुख केंद्र है। भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ। कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। 1818 में पहला उद्योग स्थापित तो हुआ था कोलकाता में, लेकिन बंद हो गया। तो वास्तविक रूप से इसीलिए हम लोग 1854 ईस्वी में जो मुंबई में स्थापित हुआ था उसी को मानते हैं। यह अहमदाबाद का बात करते हैं। जब गुजरात राज्य में सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद है। इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन बहुत अधिक होता है, और मैनचेस्टर शहर जो है, जो यूनाइटेड किंगडम में है, ब्रिटेन में है, उसमें भी वहाँ पर भी वस्त्र का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हमने अहमदाबाद को जो है मैनचेस्टर की संज्ञा दे दी है। सूती वस्त्र उद्योग की अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ उपलब्ध है। यहाँ कपास उत्पादक क्षेत्र में है, अतः कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। मैनचेस्टर में क्या हुआ? नहीं, अहमदाबाद में कपास का उत्पादन बहुत अधिक होता है गुजरात और महाराष्ट्र में, जिससे सूती वस्त्र यहाँ पे बहुत अधिक पनपते हैं। यहाँ की जलवायु आर्द्र है जो इस उद्योग के लिए जो है अनुकूल है। समतल भूभाग मिलों की स्थापना के लिए उपयुक्त हैं, सस्ते एवं कुशल श्रमिक बहुलता से उपलब्ध हैं। अहमदाबाद भारत के सभी भागों में से यातायात के साधनों से जुड़ा हुआ है। इस तरह बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। मुंबई बंदरगाह नज़दीक होने से यातायात निर्यात की सुविधा उपलब्ध है। मुंबई बंदरगाह नज़दीक होने के कारण क्या होता है? जो भी चीज़ यहाँ पे बनता है वो तुरंत कहीं दूसरे देश में जाके बेचा जा सकता है। अब आता है ओसाका। ओसाका कौन है? ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, जगह है। इसे जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ उपलब्ध है। जहाँ जहाँ अनुकूल परिस्थिति मिलेंगे वहाँ पर जो है क्या होगा? ये सभी उद्योग पनपेंगे ही पनपेंगे। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ उपलब्ध है। कहाँ पर? ओसाका में। उद्योग स्थापना हेतु विस्तृत समतल मैदान की उपलब्धता, बुनाई और कताई के लिए कोसन आर्द्र जलवायु, योंडो नदी से पर्याप्त जल, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, बंदरगाह से नज़दीकी महत्वपूर्ण अनुकूल कारक यहाँ पर है। यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग कच्चे माल के लिए पूर्णतः आयात पर निर्भर है। आयात पर मतलब क्या? बाहर से ही सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल यहाँ पे निर्यात होता है ओसाका में। यहाँ पर मिस्र, भारत, जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका से कपास आयात होता है जापान में। यहाँ उत्पादित सूती वस्त्र उच्च गुणवत्ता एवं कम मूल्य का होता है, इसलिए इसकी बाजार में अच्छी मांग होती है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इस पर बात करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक शहर है। यह वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। इसी के आधार पर ओसाका को जापान का तथा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब सूचना प्रौद्योगिकी पर बात करते हैं। आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग ही सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। यह वर्तमान समय में वाणिज्य एवं व्यापार का मुख्य अंग बन गया है। उद्योग के तौर पर यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है। संसाधन उपलब्धता, लागत एवं अवसंरचना इस उद्योग के विकास हेतु मुख्य कारक है। अमेरिका के कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली विश्व का सुरक्षा प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है, जबकि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? बेंगलोर में। इसलिए बेंगलोर को हम लोग भारत का सिलिकॉन घाटी कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता बनाता
बनता जा रहा है। जैसे कि हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वो ज़्यादातर कहाँ बन रहा है, तो बेंगलोर में बन रहा है। रेल, हवाई टिकट का आरक्षण, पासपोर्ट, गाड़ी चलाने हेतु लाइसेंस, कृषि सूचना, आपात नियंत्रण, विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रमाण पत्र हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। इसके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां दिन के 24 घंटे कार्य करती है। अभी बेंगलोर के अलावा मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची, चंडीगढ़, भुवनेश्वर सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है। अब होता है औद्योगिक आपदाएं भी आता है। क्या क्या आपदाएं होता है उसको समझते हैं। उद्योगों को हमेशा अब इस ये क्षेत्र से दूर स्थापित किया जाता है। आवासीय क्षेत्र जहाँ घर वगैरह है वहाँ से दूर स्थापित किया जाता है, क्योंकि उद्योगों में अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती है। ऐसी ही दुर्घटना 1984 में यूनाइटेड कंबाइंड कारखाना भोपाल में हुआ। इसमें 35,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब है झारखंड के मुख्य बृहद उद्योग एवं वितरण। लौह इस्पात जमशेदपुर बोकारो में है। एल्युमिनियम उद्योग कहाँ पर है, मोरी में। तांबा उद्योग घाटशिला में। सीमेंट उद्योग खेलारी में, सिंदरी में, जपला और चाईबासा में, 4 जगह पर है। इसी तरह इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ पे, हटिया में है। उर्वरक उद्योग सिंदरी में। बारूद उद्योग गोमियों में। जिंक उद्योग कहाँ पर है, तो धनबाद में है। ठीक है। तो उद्योग चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमसे बाकी चैप्टर को पढ़ने के लिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।